इतने सालों से मैं जिस मर्द की तलाश में हूँ, मेरी वो खोज और उसे पाने की ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई वृकोदर। माफ कीजिएगा राजकुमारी, लेकिन सुंदर नगर के डेथ मैच में शायद आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। उस राज्य में कई नए गुलाम आए हैं। पर्दे के पीछे से दो दासियां शामल साम्राज्य के सम्राट बिंदुसार की बेटी राजकुमारी मणिकर्णिका और उसके खास मंत्री वृकोदर को बातें करती देख रही थी। तभी एक ने पूछा, आखिर ये राजकुमारी किस मर्द की तलाश में है और इनकी कौन सी ख्वाहिश है जो अभी तक अधूरी है? उसका जिक्र तो हम अपनी जबान पर भी नहीं ला सकते। बस इतना जान ले कि राजकुमारी को मर्दों को गुलाम बनाने का शौक है और फिर ये उनके बीच मौत का मुकाबला करवाती है। लेकिन जीतने वाले के साथ ये क्या करती है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। हे भगवान, यानी कल फिर सैकड़ों औरतों की मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा। न जाने कितनी माओं की गोद सूनी हो जाएगी। क्या करें बहन, हम गरीबों की जिंदगी में बस यही लिखा है। उधर दूसरी तरफ शामल साम्राज्य में आने वाले सुंदर नगर राज्य में डेथ मैच की घोषणा शुरू हो गई थी। सुनो सुनो सुनो, सुंदर नगर में डेथ मैच का आयोजन होने वाला है। राजकुमारी मणिकर्णिका भी इस आयोजन में पधार रही है। ये घोषणा सुनकर लोगों के दिल दहल उठे। मौत का खेल तो इन अमीरों ने अपना शौक बना रखा है। डेथ मैच में गुलामों के लिए एक नियम बनाया गया था। अगर एक भी गुलाम राज परिवार के किसी भी योद्धा को हराकर जिंदा बच जाए तो उसके साथ सारे गुलामों को आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि इन गुलामों की जिंदगी नरक से बदतर थी और इन्हीं गुलामों के बीच कैद था 16 साल का नील वायुपुत्र, जो कोई आम कैदी नहीं था। कल आजादी का नया सूरज निकलेगा। इस बार तुम लोगों की तरफ से मैं लड़ूंगा। पागल मत बनो नील, हालत देखिए अपनी और हम सब की। पूरे दिन हमें पीटा जाता है, हम तो अपने पैरों पर ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। और उस मणिकर्णिका से हमें कौन बचाएगा? अब चाहे मणिकर्णिका आए या यमराज, कल मैं यहाँ से निकल के ही रहूंगा। आखिर कमजोर नील कैसे लड़ेगा राज परिवार और राजकुमारी मणिकर्णिका के शक्तिशाली योद्धाओं से? सबके मन में यही सवाल था, जबकि नील की आंखों के सामने उसकी बीती जिंदगी किसी फिल्म की तरह चल रही थी। 3 साल पहले की बात है। 13 साल का नील अपने पिता राजा वीरेंद्र वायुपुत्र को ढूंढते हुए उनके कमरे में पहुंचा था। पिताजी, पिताजी, पिताजी कहाँ हैं आप? तभी उसकी नजर एक अंधेरे कोने में पड़ी हुई बड़ी सी कुर्सी पर पड़ती है। वो कुर्सी के सामने जाता है और अपने पिता का चेहरा देखकर दर्द और डर से चीख पड़ता है। पिताजी, ये क्या हो गया आपको? किसने किया ये सब? राजा वीरेंद्र का चेहरा नीला पड़ चुका था और मुंह से खून बह रहा था। चलिए जल्दी से वैद्य जी के पास चलते हैं। नहीं बेटे, बहुत देर हो चुकी है। महर्षि भृगु की किताब को अपने चाचा नागेंद्र और यजुवेंद्र से बचा कर रखना। अब तुम ही वायुपुत्रों की आखिरी उम्मीद हो नील। राजा वीरेंद्र का शरीर बेजान होकर एक तरफ गिर पड़ता है और नील के आंसू फूट पड़ते हैं। नहीं, पिताजी! तभी उस कमरे में नील के दोनों चाचा नागेंद्र और यजुवेंद्र सैनिकों के साथ प्रवेश करते हैं। नागेंद्र सैनिकों को आदेश देता है, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस नील को और गुलामों के कैद खाने में डाल दो। अचानक हुई इस घटना से नील घबरा जाता है। वो अपने चाचाओं को सामने हाथ जोड़कर विनती करता है, चाचा जी ऐसा मत कीजिए, पिताजी को बचा लीजिए। अचानक एक थप्पड़ की गूंज उस कमरे में गूंज उठती है, जो नागेंद्र ने नील के मासूम चेहरे पर मारा था। तेरे बाप के अंदर महान और ईमानदार बनने का कीड़ा था, उसकी सजा अब तुझे भुगतनी पड़ेगी। ले जाओ इसे और रोज इतना पीटो कि हर दिन ये अपनी मौत की भीख मांगे। सैनिकों ने नील को बेड़ियों में कैद कर लिया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, धोखेबाज, गद्दार। मैं अपने पिता की मौत का बदला लेने जरूर लौटूंगा, याद रखना तुम दोनों। सिर्फ नील ही नहीं, उसकी इकलौती बहन नीलिमा को भी इन धोखेबाजों ने कैद कर लिया था, जो सब सिंधु आश्रम में पढ़ने गई थी। उसे अपने पिता की मौत और भाई को गुलाम बनाए जाने का कोई अंदाजा नहीं था। नील अपनी बहन को बचाना चाहता है और उसके लिए उसे इस कैद से निकलना जरूरी था। इसीलिए लोगों के सोने के बाद नील चुपचाप अपने पिता की दी हुई रहस्यमय किताब निकालकर पढ़ने लगा। लेकिन काफी देर पढ़ने के बाद भी वो उसके मंत्रों का रहस्य समझ नहीं पाया। बीते 3 सालों में सैकड़ों बार इसे पढ़ चुका हूँ। आखिर कौन सा रहस्य छिपा है इसमें? मुझे तो ये रद्दी के कागजों से ज्यादा कुछ नहीं लगती। गुस्से और झुंझुलाहट में
नील उस किताब को कोठरी में एक जलते हुए दिए पर पटक देता है। किताब के पन्ने आग में जलने लगते हैं। नील के बचने की आखिरी उम्मीद भी उसकी आंखों के सामने राख होने लगती है कि तभी अचानक उन जलते पन्नों के बीच से एक सुनहरी रोशनी चमकती है, जिसे देख नील की रूह कांप उठती है। ये सुनहरा पन्ना कहां से आया? मैंने इसे सैकड़ों बार पढ़ा, तब ये क्यों नहीं मिला मुझे? उस सुनहरे पन्ने पर प्राचीन अलौकिक भाषा में कुछ अजीब से निशान बने थे। हर निशान एक मंत्र था। जैसे ही नील ने उस पर हाथ रखा, वो सुनहरा पन्ना हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और वो टुकड़े नील के पूरे शरीर में चिपकने लगे। उसका शरीर गरम लावे की तरह जलने लगा। मेरा शरीर जल रहा है, बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नील की चीखें पूरी काल कोठरी में गूंज उठती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर किसी को सुनाई नहीं देती। तभी वो बचने के लिए अपनी कोठरी में बने एक पानी के कुंड में छलांग लगाता है, लेकिन वो पूरा पानी भाप बनकर उठ जाता है। उसकी त्वचा के छेदों से गर्म लोहे की तरह लाल रंग की रोशनी निकलने लगती है। नील की आंखें दर्द से बंद हो जाती हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन फिर उसके शरीर में वो हुआ जो किसी की कल्पना से भी परे था। सूरज की पहली किरण के साथ डेथ मैच शुरू हो चुका था। काल कोठरी में नील का पूरा शरीर गर्म लावे की तरह दहक रहा था। उधर मैदान में एक एक करके गुलाम मारे जा रहे थे। वहीं नील चट्टान में मुक्के मारकर अपनी गर्मी को कम करने की कोशिश कर रहा था। दोपहर तक लाशों के ढेर जमा हो चुके थे। एक तरफ अमीर लोग जीत का जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ रोते चीखते गरीब और गुलामों के परिवारों का दर्द धरती और आसमान को भी दहला रहा था। अखाड़े में खड़ा सुंदर नगर का बेरहम और ताकतवर राजकुमार राजदत्त लोगों को चुनौती दे रहा था। तभी नील ने अखाड़े में कदम रखा। उसे देखकर राजदत्त बोला, तो तू अभी तक जिंदा है? लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मेरी कहानी सुनकर लोग दुआ मांगेंगे कि उनके घरों में कभी कोई तुझ जैसे भाई और रिश्तेदार ना हो। रिश्ते कमजोर लोग बनाते हैं, मैं अकेला ही काफी हूँ। चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। राजदत्त ने अपने हाथ की मुट्ठी को कसना शुरू किया और उसके शरीर में नीली ऊर्जा दौड़ने लगी। उसकी ताकत 100 हाथियों के बराबर थी। राजदत्त ने नील के सीने पर उसी मुक्के से वार कर दिया। नील कई फुट दूर जाकर गिरा, लेकिन इस बार उसे जरा भी दर्द का एहसास नहीं हुआ। उसके शरीर में गर्म धाराएं दौड़ने लगी और नील उठ खड़ा हुआ। राजदत्त को इसकी उम्मीद तक नहीं। थोड़ा और दम लगा राजदत्त, इतना मेरे लिए काफी नहीं है। राजदत्त भूखे भेड़िए की तरह नील पर टूट पड़ा। वो जितना उसे पीटता, नील के शरीर में उतनी ही ज्यादा ताकत पैदा होने लगती। उसके शरीर से लाल रंग का गर्म तरल पदार्थ बहने लगा। सबको लगा वो खून है, लेकिन ये देह शोधन तकनीक थी जिसमें शरीर को जितना पीटा जाता वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बन जाता था। नील को अपने वार आसानी से झेलते देखकर राजदत्त का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा? क्या तू मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है? तो फिर ये ले। राजदत्त ने नंदी सहस्त्र मुष्टिका से नील पर हमला कर दिया, जिसकी ताकत 10 परमाणु बमों के बराबर थी। तो नील कई फुट दूर जाकर गिरा। शोरगुल थम गया। नील पर इसका गहरा असर हुआ। तभी उसकी आत्मा में बसे 9 दिव्य नागों की शक्ति जाग उठी। नील की कुंडलिनी शक्ति के 4 चक्र एक साथ चमकने लगे। वो फिर उठ खड़ा हुआ। ये देख वहां बैठे लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस हमले से कोई जिंदा नहीं बच सकता था, लेकिन नील ने राजदत्त की पूरी ताकत सोख ली थी। तेरा समय पूरा हुआ राजदत्त, अब मेरी बारी। नील ने एक जोरदार मुक्का राजदत्त को मारा। बस एक ही मुक्के में वो धूल भागते हुए कई फुट दूर जा गिरा। लोग खुशी से झूम उठे, ढोल नगाड़े बजने लगे और मणिकर्णिका अपनी जगह से चौंक कर खड़ी हो गई। एक गुलाम के अंदर ऐसी ताकत कैसे आ सकती है? आखिर कौन है ये फ्रिकोदर? इसकी सच्चाई का जल्दी पता लगाओ। लगता है मेरी तलाश पूरी हुई।
मणिकर्णिका के खास मंत्री वृकोदर ने जब नील की कहानी बताई तो मणिकर्णिका के पैरों तले की जमीन खिसक गई। यानी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तभी नील मैदान में चिल्लाते हुए राजा नागेंद्र से बोला, डेथ मैच के नियमों के मुताबिक मैं जीत गया और अब आपको मुझे और इन सारे गुलामों को आजाद करना होगा। राजदत्त की हार उसके पिता युजवेंद्र और बड़े चाचा नागेंद्र को बर्दाश्त नहीं हुई। नागेंद्र किसी चोट खाए घायल सांप की तरह फुकार रहा था। वो इतनी आसानी से नील को छोड़ने वाला नहीं था। वो चिल्लाया, इतनी आसानी से नहीं नील, तुझे आजाद छोड़कर मैं इतने बरसों की अपनी मेहनत बर्बाद नहीं कर सकता। मैदान में फिर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। नागेंद्र ने अपना हाथ लहराया और नीली बिजली की तलवारें हवा में घूमते हुए नील को घेरने लगी। नील जानता था कि वो नागेंद्र का सामना नहीं कर सकता। नागेंद्र बिजली की गति से नील की तरफ दौड़ा। नील बस अपनी मौत को सामने देख रहा था। तभी एक कड़क आवाज गूंजी, रुक जाइए महाराज नागेंद्र, उसे छोड़ दीजिए। नागेंद्र के कदम वहीं रुक गए। मणिकर्णिका, आप जानती भी हैं आप किसे बचाने की कोशिश कर रही हैं। एक गद्दार के बेटे को जो मौत की सजा पाया हुआ एक गुलाम है। याद है आपने मुझे एक वचन दिया था, उस वचन के बदले मैं इसका जीवन दान मांग रही हूँ। नागेंद्र ने अपनी तलवार पटक दी। सम्राट बिंदुसार की बेटी की बात टालने की औकात नागेंद्र की नहीं थी। नील के साथ बाकी गुलामों की बेड़ियां भी खोल दी गई। वो सब आजाद होकर अखाड़े से बाहर जाने लगे। प्रजा के लोग खुशियां मनाने लगे। मणिकर्णिका को देखकर नील बोला, शुक्रिया राजकुमारी, मैं आपके एहसान का बदला एक दिन जरूर चुकाऊंगा। वो दिन आज ही आएगा नील वायुपुत्र। मणिकर्णिका की बात का मतलब नील समझ नहीं पाया। वो बाकी गुलामों के साथ सुंदर नगर से बाहर जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो लोग नगर की सीमा के पास पहुंचे, सारे गुलामों पर लोहे का जाल फेंक दिया गया और वो फिर से बंदी बना लिए गए। इससे पहले कि नील कुछ समझ पाता, आसमान गरजने लगा और लोहे की बड़ी सी हांडी जमीन पर आकर गिरी। उसमें से एक घिनौना सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी बाहर निकला, जिसे देखकर सबकी चीखें निकल गई। नील गरजा, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत अघोरा। अघोरा ने नील को अपनी हांडी में खींचा और उसे अपनी पीठ पर लाद कर फरार हो गया। सबके चेहरे मौत के डर से सफेद पड़ चुके थे। आखिर कौन था अघोरा और नील को कहां ले गया? किसने भेजा था उसे और अब वो क्या करेगा नील के साथ? क्या ये मणिकर्णिका की कोई चाल थी या किसी और की साजिश? कैसे बचाएगा नील अपना राज्य और अपनी बहन को? क्या वो ले पाएगा अपने पिता की मौत का बदला? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और महागाथा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।